बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़रोग़ नसीम साहब के हवाले से। फ़रोग़ नसीम साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, बड़ा दबंग मौक़िफ़ दिया है। और ये जो पिछले 2 दिन से पहला दिन जो चलता रहा वो हमारा मीडिया भी और हमारे लोग जो जिनको समझ नहीं है या जो समझते हैं, आपको याद होगा इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने उस वक्त आपको बता दिया था कि ये क्या होने जा रहा है और ये इनको जिस तरीके से ये खुशियाँ मना रहे हैं ये इनको महंगी पड़ जाएंगी। क्योंकि मैंने वो फ़ैसले के जो मेन नुकात थे, जो उसका पैरा नंबर 9 है, वो पढ़ लिया था और जिसके मुताबिक मुझे लगा था कि यही हुकूमत चाहती थी जो हुआ है और इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। और जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं उनकी समझ मुझे भी नहीं आ रही थी कि उनका मकसद क्या है। अब फ़रोग़ नसीम साहब का मौक़िफ़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनसे मौक़िफ़ लिया है, साथ हमने कोशिश की है कि मुनीर मलिक साहब से रब्ता करके उनसे भी मौक़िफ़ लें, लेकिन उनसे अभी बात नहीं हुई। वो आज शाम तक या जैसे बात होगी उनका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूँगा। एतज़ाज़ अहसन साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात, आबिद साकी साहब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल से, जब उनसे बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि कौन से ऐसे शिक्के हैं जिनको आप चैलेंज करना चाहते हैं और जिनके ख़िलाफ़ आप रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं। तो जो उनसे डिटेल बात हुई वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं आबिद साकी साहब, और जो चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनसे मेरी बात हुई है बड़ी डिटेल। और उनसे जब मैंने ये पूछा है कि उनको किस जो सेक्शन है या क्लॉज़ है, किस से प्रॉब्लम है, वो क्यों इसको चैलेंज करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है कि जिसको वो समझते हैं कि कोई इलीगैलिटी हुई है। हालांकि जिस दिन ये फ़ैसला हुआ है तो उस दिन पंजाब बार कौंसिल ने यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये यौम तशक्कुर एक दिन में ही कैसे तब्दील हो गया है और अब उनको इस ऑर्डर को चैलेंज करने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो उनका ये कहना है कि जो इसका क्लास 9 है उसको हम चैलेंज करने की वो कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको चैलेंज किया जाए। और वो ये समझते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये इसके ऊपर हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और हम समझते हैं कि ये गैर मंतकी है। पैरा नंबर 9 है, उसके अंदर पहले मैं आपको वो बता देता हूँ पैरा नंबर 9 है क्या। उसके अंदर ये कहा गया है कि जो 7 जजेज़ हैं उनके अक्सरियती फ़ैसले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं। एक वो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटरी भी है, जिसने शोकास जारी किया था और जिसके ऊपर सवाल उठाया गया था। ये रिपोर्ट इन लैंड रेवेन्यू के कमिश्नर की जानिब से जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया और इनके बच्चों से बरतानिया की तीनों जायदादों के लिए रकूम की तफसीलात और नौइयत की वजाहत तलब किए जाने के बाद कार्रवाई की तफसीलात पर मुश्तमिल होगी। साथ इसमें कहा गया था कि सेक्रेटरी रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के सामने पेश करेंगे, जो इस जज से मुतल्लक किसी किस्म की कार्रवाई, हुक्म या एक्शन के लिए काउंसिल को भिजवाएंगे, क्योंकि काउंसिल इसका तयन कर सकती है। साथ इस क्लास 9 में कहा गया था कि जिसके बाद सेक्रेटरी रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के सामने रखेंगे, जो मुनासिब अंदाज में अगर दरख्वास्त गुजार से मुतल्लिक काउंसिल कुछ तयन करे तो रिपोर्ट को जायज़ा लेकर कार्रवाई, हुक्म या समात के लिए काउंसिल इसको मुकर्रर कर सकती है। साथ कहा गया है कि अगर रिपोर्ट की रसीद जो काउंसिल के सामने पेश किया जाना है और काउंसिल की जानिब से कोई कार्रवाई, हुक्म या हदायत दी जाती है तो वो आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज़ खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल कर सकेगी। साथ इसके अंदर कहा गया है कि अगर अदालती हुक्म के 100 रोज़ के अंदर सेक्रेटरी को चेयरमैन FBR की जानिब से कोई रिपोर्ट नहीं मिली तो वो उसके मुताबिक काउंसिल के चेयरमैन को आगाह करेंगे और इसकी वजाहत की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि रिपोर्ट क्यों नहीं भिजवाई। ये अब FBR के पास कोई ख़ुद से एक अख्तियार नहीं आ गया कि वो जब चाहे रिपोर्ट भिजवा दें। अदालत ने कहा है 2 महीनों का टाइम है, लेकिन अगर 100 दिन के अंदर अंदर नहीं होगा तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है इस ऑर्डर के मुताबिक कि वो उसकी वजाहत अदालत के सामने पेश करेंगे। साथ इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई जवाब मसूल नहीं होता तो सेक्रेटरी मामला काउंसिल के चेयरमैन के इल्म में लाएंगे, जो गौर फ़िक्र, हुक्म या कार्रवाई के लिए मामला काउंसिल के सामने पेश करने की हदायत कर सकते हैं। इस फैसले में इस क्लास में यह भी वाज़ह किया गया है कि अगर काउंसिल कोई कार्रवाई करती है, हुक्म या हदायत देती है तो वो आइन के आर्टिकल 209 के तहत हासिल 100 मोटो अज़ खुद अख्तियारात के मुताबिक होगा। अब आबिद साकी साहब से पूछा गया कि क्या PCB इस जो पाकिस्तान बार कौंसिल है तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार नहीं करेगी, तो उनका कहना
कहना था कि नज़रसानी अपील को फ़ैसले में दी गई मोहलत के अंदर जितनी जल्दी मुमकिन हो दायर करना होगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आबिद साकी साहब का मौक़िफ़ है और उन्होंने ये बात की है। दूसरी तरफ एक और सीनियर वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं ज़ाहिर करना चाहता, उनकी तरफ से बताया गया है कि मामला FBI को भिजवाने का फ़ैसला दुरुस्त है, क्योंकि इसका मकसद एक ख़ास मुद्दत में बदइंतज़ामी के बदनुमा दाग को दूर करना था, वरना यह तलवार जस्टिस ईसा के सर पर लटकती रहती। अब वो उनका ये कहना है कि ये दुरुस्त हो गया है और ये काज़ी फैज़ ईसा साहब को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। अब ये सीनियर कौंसल हैं और उन्होंने क्योंकि ख़ुद मना किया, इसलिए मैं उनका नाम शेयर नहीं कर सकता। अब ये आपके सामने पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ आ गया है कि वो क्लास 9 जो वो अभी जो कंप्लीट फ़ैसला है, मुकम्मल फ़ैसले का इंतज़ार ही नहीं कर रहे, वो ये जो मुख्तसर फ़ैसला है इसकी क्लास 9 को चैलेंज करना चाहते हैं। और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये बग़ैर कोई मंतकी और किसी लॉजिक के बग़ैर ये फ़ैसला दिया गया है और इसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और इसको अगर हमने चैलेंज ना किया तो हम ये समझते हैं कि इससे नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल की भी पिटीशन थी काज़ी फैज़ ईसा के साथ साथ। तो सारी जब पिटीशंस को इकट्ठा डिसाइड किया गया था तो इनके पास भी इख्तियार है कि ये उसको चैलेंज कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि अब काज़ी फैज़ ईसा साहब ख़ुद नहीं चैलेंज करेंगे, वो इनके ज़रिए चैलेंज करवाएंगे। अब साथ जो फ़रोग़ नसीम साहब का बड़ा ही खूबसूरत एक मौक़िफ़ हमारे पास आया है, जो उनसे लिया गया है। उनका ये कहना है, जब उनसे सवाल किया कि सर आपकी हार हुई है या जीत हुई है, आप जीते हैं या हारे हैं, तो पहला तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है जी कि ये जीत और हार का केस नहीं था। ये केस ऐसा था कि इसके अंदर पाकिस्तान की कौम ये चाहती थी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी तो बाकी लोगों को की होगी। कहते हैं जब मेरी टेबल के ऊपर एक जो फ़ाइल आ गई और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 3 जायदादें हैं और तीनों का कोई रिकॉर्ड इनके पास मौजूद नहीं है, तो कहते हैं बतौर वज़ीर कानून में क्या करता, मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, मैंने वज़ीर आज़म के नोटिस में लाया और वज़ीर आज़म ने फिर आगे उसको सदर पाकिस्तान को भिजवाया और फिर रेफरेंस फ़ाइल हुआ। अब वो ये कहते हैं कि अगर जो मीडिया जिस तरह से बातें कर रहा है या कुछ वकला जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, अगर उनके तनाजुर में बात की जाए तो मैं समझता हूँ हमारी जीत हुई है। तो उनसे सवाल किया कि कैसे आप सर कह सकते हैं कि आपकी जीत हुई है, तो उनका ये कहना था कि वो इस तरीके से जीत हुई है कि हमने पहले दिन ही जब कहते हैं कि मैंने आर्गूमेंट्स शुरू किए थे, तो मेरा सारे दिनों में जितने दिन मैं आर्गूमेंट्स करता रहा, मेरा मौक़िफ़ था कि 3 तरीके हैं किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के। एक तो यह है कि या सदर पाकिस्तान रेफरेंस भेज दे और सदर पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजते, जैसे अब भेजा गया तो तब कार्रवाई हो सकती है। दूसरा यह है कि कोई डायरेक्ट जाकर इंफॉर्मेशन दे दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर ख़ुद भी उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तीसरा फरमाते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आज ख़ुद नोटिस का भी अख्तियार है और आज ख़ुद नोटिस के ज़रिए भी वो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कहते हैं कि ये हमारा मौक़िफ़ था और हमारा ये मौक़िफ़ था कि FBI को भिजवा दें और इसके ऊपर सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी कंसेंट मैंने दे दी थी कि FBI को भिजवा दें। अगर FBI इंक्वायरी करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देता है और वो ये समझता है कि जो FBI है वो ये समझता है कि मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ था वो ठीक हुआ था। तो वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा दी जाएगी और वो सबमिट होने के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो आज खुद नोटिस लेकर उसके ऊपर कार्रवाई 209 आर्टिकल के तहत शुरू कर देगा। कहते हैं कि यही जो पिटिशनर था उसकी दो चीज़ों के ऊपर उसको इतराज़ था। एक तो उसको ये इतराज़ था कि FBI के पास नहीं जाना चाहिए और दूसरा इतराज़ ये था कि मेरी वाइफ को रिटर्न कुछ ना देना पड़े। कहते हैं कि उनकी दोनों जो इतराज़ात थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और एक तो FBI को भी भिजवा दिया है और दूसरा उनकी वाइफ, और अब वो रिटर्न भी सारा कुछ अदालत में जमा करवाएंगी। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपका ये क्या मौक़िफ़ है कि जो उनकी वाइफ हैं काज़ी फ़ाज़िसा साहब की, जिस तरीके से उन्होंने वो ओरल बयान देना चाहती हैं लेकिन वो रिटन बयान नहीं देना चाहती थी, तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी? और बतौर वकील आप सुन रहे थे जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट था कि जिसकी बुनियाद पर उनको रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से या FBI से? पहली बात उन्होंने की कि शायद वो उनको कहा यह गया था कि एफिडेविट दे दें, जो उनके पास मवाद मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो एविडेंस मौजूद हैं,
वो एक एफिडेविट के साथ लगाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें और कहते हैं कि अगर मैं वकील होता काजी फैज़ ईसा का तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता कि उनको रिटर्न जमा करवा दिए जाते और उसका फ़ायदा ये होता कि सुप्रीम कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को और एविडेंसेस को देखकर ख़ुद फैसला कर देती और सुप्रीम कोर्ट ये मामला मनी ट्रेल का ख़ुद ही डिसाइड कर देती और ये मामला एफबीआर और बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाता ही नहीं। अब या तो वो कहते हैं कि मेरा ख्याल ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे की बातें कर रहे थे वो सारे ख्याली थे, और दूसरी बात यह है कि शायद उनको कोई खौफ था और वो रिटर्न नहीं देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोनों एतराज़ात को रद्द कर दिया है। अब उनको रिटर्न भी देना पड़ेगा और उसके बाद उनको एफबीआर भी जाना पड़ेगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो जो एफबीआर है वो इतने दिनों में देगा और उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद नोटिस ले लेगा। और उनका ये कहना है कि जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी जीत हुई है और हम चाहते थे कि एफबीआर के पास भिजवा दें और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा रिपोर्ट सबमिट करवा दे। तीसरा उनसे जब सवाल किया गया कि ये मनी ट्रेल क्या है जिसका बड़ा सवाल डिस्कस हो रहा है, आपने अदालत में डिस्कस किया है, हम बतौर वकील भी जानते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है पाकिस्तान की वो ये जानना चाहती है कि ये मनी ट्रेल है क्या। उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी सादा सा उन्होंने उसका जवाब दिया कि जब कोई एसेट बनाता है, जब कोई असासाजात बनाता है और उसने अगर कोई बैरून मुल्क असासाजात बनाए हैं तो उससे ये सवाल पूछा जाना कि ये आपने किन पैसों से बनाए हैं, किस तरीके से आपने वो पैसे पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में भिजवाए हैं, क्या स्टेट बैंक ने जो आपको तरीक़ाकार बताया है या जो पैसे भिजवाने का जो लीगल पर्पस बताया है कि इस मकसद के लिए आप बैरून मुल्क पैसे भिजवा सकते हैं, क्या वो आपने पूरा किया है। वो कहते हैं ये 3-4 सवाल हैं, जब इसका जवाब दे देंगे तो हम कहेंगे कि वो मनी ट्रेल आ गई है, और अगर वो मनी ट्रेल आ जाएगी तो यही समझा जाएगा कि जो हमारा असल मकसद था अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई जब वो एफबीआर के पास चले गए। अब एफबीआर में वो अपना मवाद दे देते हैं, बहुत अच्छा है, हमें खुशी है, और अगर वो अपना मवाद नहीं दे देते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। अब हमें ये नहीं कि उनको सज़ा हो, हमारा मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अकाउंटेबल हैं और यही मौक़िफ़ था, और इसकी बुनियाद पर हमारी जीत ये है कि वो अकाउंटेबल बनकर उनकी अकाउंटेबिलिटी एफबीआर करेगी, और यही हमारी जीत है। उसके बाद क्या होता है वो बाद के मामला हैं। साथ मैंने उनसे पूछा कि आपने तो सर जो सारी चीज़ों को देखा है और आपने उनकी मटेरियल को भी और एविडेंस को भी देखा है, तो आपको क्या लगता है एफबीआर क्या फ़ैसला देखेगी। तो इसके ऊपर वो मुस्कुरा पड़े और उनका ये कहना था कि आप इस बात को छोड़ दें, अभी ये कहना बेहतर नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें सबको सामने आ जाएंगी कि उन्होंने वो क्यों रिटर्न नहीं दिया था और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था और वो सारे के सारे मामलात क्या थे। ये उनका बड़ा डिटेल और बड़ा दबंग किस्म का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा। और फिर एतज़ाज़ अहसन साहब का जो मौक़िफ़ है, एतज़ाज़ अहसन साहब ने वही पहली बात दोहराई कि मैंने कहा था कि कभी भी जज दूसरे जज का वो नहीं करेगा, जो अकाउंटेबिलिटी वो नहीं करेगा, एहतसाब नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त ये फ़ैसला आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात भी की कि आप काहे की खुशी मना रहे हैं, किस बात की आपको खुशी है, और आप ये जो कह रहे हैं कि पता नहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या हो जाएगा और ये सारा कुछ। कहते हैं मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि इन लोगों को हो क्या गया है, क्या ये इतने अनपढ़ हैं या इतने नालायक हैं कि इनको यही नहीं पता चला कि फ़ैसले के अंदर हुआ क्या है। कहते हैं कि जो हुकूमत एक हफ़्ता से कह रही थी वो बात सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख के डायरेक्शन दे दी है, और कहते हैं जी कि नहीं हुकूमत को बहुत बड़ी नाकामी हो गई है। तो उनका ये कहना था कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन जो हुकूमती वकील ने केस बना दिया था और जिस तरीके से उसने अपने केस को लेकर चला है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल बेंच है वो उनको कन्विंस करने में एक तो वो कामयाब हुए हैं, और दूसरा काजी फैज़ ईसा साहब ने अपना केस खुद ख़राब किया है अदालत में पेश होकर और अपनी वाइफ का बयान करवा कर। अगर वो रिटर्न दे देते तो उनका केस बहुत अच्छा था और उनको रिलीफ मिल सकता था जिस तरीके से जो हालात नज़र आ रहे थे। तो अगला जब उनसे पूछा गया कि अब एफबीआर क्या करेगी, उन्होंने कहा अब तो बड़ा काम सीधा हो गया है, एफबीआर के पास पहले मटेरियल मौजूद है। अब कोई ये हुकूमत या एफबीआर पागल तो नहीं थे कि इन्होंने रेफरेंस जब फाइल कर रहे थे तो ये इतना बड़ा ब्लंडर करते कि इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं थी और ये बगैर एविडेंस के रेफरेंस फाइल कर देते, ऐसी बात नहीं थी। इनके पास मटीरियल मौजूद था और अब सिर्फ इन्होंने एक फार्मेलिटी पूरी करनी है, उनसे सवाल जवाब पूछना है, जो एक रिक्वायरमेंट है जो पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते उनकी वाइफ और बच्चों से नहीं पूछ रहे थे डर की वजह से। अब वो डर इनका
मरहला ख़त्म हो गया, अब ये उनसे सवाल जवाब पूछेंगे और अब डिटेल जो जो चीज़ें पहले रह गई थी, प्रोसीजरल को मिस्टेक रह गई थी, कोई लीगैलिटीज़ या इरेगुलरिटीज़ रह गई थी, वो अब इनको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जब अब ये जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा और आज खुद नोटिस होगा। और कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब पहले की निस्बत अब ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गए हैं और उनके जो हैं अपना जो जानने वाले हैं, तो वो या उनको जो बचाने वाले थे या उनके जो साथ सपोर्टर थे, शायद उन्होंने बजाय इसके को केस के ऊपर मेहनत करते, उन्होंने एक ही बात पे मेहनत रखी है कि हुकूमत की बदनीयती है, और हुकूमत की बदनीयती को लेकर उन्होंने सारे केस को, अपने केस को ख़राब किया है। साथ मैंने सवाल किया कि हम भी हाई कोर्ट में पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं 80% 85% वकलात वो हैं जो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहसन है और जजेस की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अब चंद लोग हैं, चाहे उनके पॉलिटिकल कुछ हो सकते हैं या उनकी किसी से मुखालफत हो सकती है, उसकी बुनियाद पर वो इस फैसले के ऊपर पहले दिन उन्होंने यौम तशक्कुर का भी बात की, और बाद में अब यौम तशक्कुर किसने मनाना था, जितनी बात मानी जाती है, मैं बतौर वकील मुझे पता है कि कितनी बात बड़ों की मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये थी कि एतजाज़ अहसन साहब ने भी फरमाया कि जो समझदार हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है, और जिन लोगों के कोई पॉलिटिकल मकासद हैं वो शायद इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं या एतराज़ भी कर सकते हैं या अब नज़रसानी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने मौक़िफ़ रखा है। 3 जो पाकिस्तान के बड़े अहम लोग हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। एक इदारा है पाकिस्तान बार काउंसिल का, और फ़रोग़ नसीम साहब का और एतजाज़ अहसन साहब का। और मैं समझता हूँ कि अब जिन लोगों को कुछ अबहाम रह गया था वो अब क्लियर हो जाना चाहिए, और अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला बेहतरी लेकर आए और पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।